दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है बाल विकास एवं शिक्षण विधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्यायवार व्याख्यात्मक हल। ये प्रश्न केंद्रीय तथा विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित किए जाने वाले अध्यापक पात्रता परीक्षाओं जैसे सी-टेट, यूपी-टेट, एमपी-टेट, रीट तथा नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसमें हम शिक्षा एवं मनोविज्ञान तथा प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम शिक्षा एवं मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद या श्री अरविंदो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। स्वामी जी सैद्धांतिक शिक्षा के पक्षधर नहीं थे, वे व्यवहारिक शिक्षा को व्यक्ति के लिए उपयोगी मानते थे। तो याद रखिएगा, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान या पहले से विद्यमान पूर्णता का आविर्भाव है, ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। अगले प्रश्न पर आते हैं, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद या श्री अरविंद। तो सही उत्तर स्वामी विवेकानंद। याद रखिएगा, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये परिभाषा स्वामी विवेकानंद की है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है, किसका? बालक के सामाजिकरण की, सभी शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण विकास की, बालक में सर्वोत्तम को बाहर लाने की या बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति की। तो याद रखिएगा, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया है? देखिए, महात्मा गांधी, रूसो, विवेकानंद या डीवी। तो सही उत्तर डीवी या डेवी हो जाएगा। दोस्तों शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर जॉन डीवी ने बहुत अधिक बल दिया है। डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास है जो उसको अपने वातावरण को नियंत्रित और अपनी भावी समस्याओं को हल करने के योग्य बनाती है। तो याद रखिएगा, शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर जॉन डीवी ने सर्वाधिक बल दिया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है अरस्तु, कमेनियस, रेमंड या टी.पी. नन। तो सही उत्तर याद रखिएगा, टी.पी. नन। ये कथन कि शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, टी.पी. नन का है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है? ऑप्शन है सुकरात, पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल या नन। तो सही उत्तर है फ्रोबेल। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जर्मन शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी के शिष्य फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा वो प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है, यानी जो बालक की शक्तियां हैं उसको बाह्य जगत के समक्ष लाने का कार्य शिक्षा करती है, और ये कथन फ्रोबेल का है। अगला प्रश्न भी एक कथन है, आपसे पूछा गया है किसका कथन है? शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। ऑप्शन है हर्बर्ट, डीवी, एडम्स या प्लेटो। तो सही उत्तर ये कथन एडम्स का है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने कहा है कि सामाजिक और वैयक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है? तो ऑप्शन है कमेनियस, जॉन मिल्टन, प्लेटो या गांधी।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमेनियस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए। कमेनियस के अनुसार सामाजिक और वैयक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। ज्ञान प्रदान करना, व्यक्ति का विकास करना, परीक्षा उत्तीर्ण करके उपाधि प्राप्त करना या किसी व्यवसाय के लिए तैयार करना। तो अन्य जो उद्देश्य हैं वो जो हैं एक तरह से देखा जाए तो गौण उद्देश्य हैं, जबकि व्यक्ति का विकास या व्यक्तित्व का विकास ये शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है। शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसका आधारभूत उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है? मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है मोर्गन, वारेन, वाटसन या मैकडूगल। तो सही उत्तर वाटसन, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में सबसे पहले J.B. वाटसन ने परिभाषित किया और वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर कोलसनिक। कोलसनिक, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? ऑप्शन है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, चेतना का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन। तो सही उत्तर आत्मा का अध्ययन, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया था। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देखिए। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजोए है, ये कथन किसका है? टिचनर का, वुंट का, वुडवर्थ का या मैकडूगल का? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा वुडवर्थ, R.S. वुडवर्थ। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। मनोविज्ञान के क्रमिक विकास पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक R.S. वुडवर्थ ने ये कहा है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजोए है। अगला प्रश्न देखिए कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? ऑप्शन है फ्रांज ब्रेंटानो, मैक्स वर्थीमर, एडगर रूबिन या कर्ट लेविन। तो सही उत्तर जर्मन मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्थीमर के द्वारा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी गई और इस सिद्धांत का मुख्य बल व्यवहार में संपूर्णता के अध्ययन पर है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर वुंट। देखिए, मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक विलियम वुंट नामक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने विश्व की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये हैं विलियम वुंट, ऑप्शन ए। विलियम वुंट ने 1879 में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से जर्मनी के लिपजिग में विश्व की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थापित की और मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का स्थान दिलाया। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला के संस्थापक कौन थे? तो आप जान लीजिए वुंट, ये एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की है।
अगला प्रश्न है मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। ये यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा या फिर वाराणसी। तो सही उत्तर इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। दोस्तों वर्ष 1954 में इलाहाबाद अब प्रयागराज में मनोविज्ञानशाला की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में जो मनोविज्ञानशाला है ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। शिक्षा एवं मनोविज्ञान के बाद आइए प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का क्या उद्देश्य रहा है। ऑप्शन है समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, अधिगम में तनाव को न्यून करना, भावी अधिगम के लिए सशक्त बनाना या स्वयं सहायता को प्रोत्साहित करना। तो सही उत्तर समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। दोस्तों शिक्षा में गुरुकुल प्रणाली प्राचीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषता रही है। इस प्रणाली में सभी छात्रों को एक साथ समायोजित करके समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में मुख्यतः विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लीजिए। नालंदा, विक्रमशिला, जगद्दला या मिथिला। तो सही उत्तर विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र रहा है। इसी विश्वविद्यालय के विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, वैदिक काल की प्रख्यात विदुषी महिलाएं हैं। विकल्प के आधार पर कूट की सहायता से आपको सही उत्तर देना है। गार्गी, मैत्रेयी, संघमित्रा, विश्वम्भरा और अपाला। तो इसमें से सही उत्तर आप देखिए गार्गी, मैत्रेयी, विश्वम्भरा और अपाला। तो ए, बी, डी और ई, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। इस समय की प्रमुख विदुषी महिलाएं गार्गी, मैत्रेयी, विश्वम्भरा, अपाला और लोपामुद्रा आदि थीं। अगले प्रश्न पर आते हैं, बौद्ध धर्म में शिक्षा आरंभ करने के संस्कार को क्या कहा जाता है। विद्यारंभ, उपनयन, पबज्जा या फिर उपसंपदा। तो देखिएगा ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा के पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसको पबज्जा कहा गया है। बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रारंभ करने के संस्कार को पबज्जा या प्रव्रज्या संस्कार कहा जाता है। विनय पिटक के अनुसार प्रव्रज्या संस्कार में छात्र अपना सिर मुंडवाकर नए पीले वस्त्र धारण करके मठ के सबसे बड़े भिक्षु यानी उपाध्याय या उपाध्याय के चरणों में अपना माथा टेककर शरण त्रयी लेता था। तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रारंभ करने के संस्कार को पबज्जा यानी प्रव्रज्या कहा गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा आरंभ करने का संस्कार है। तो सही उत्तर उपसंपदा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्ध धर्म में उच्च शिक्षा की समाप्ति के बाद कुछ छात्र गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, जबकि कुछ छात्र भिक्षु शिक्षा में प्रवेश करते थे, जिसके लिए उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती थी। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सामनेर को 10 प्रतिज्ञाओं के अतिरिक्त 8 प्रतिज्ञा लेनी होती थी, तब उसे भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलता था। इसे उपसंपदा संस्कार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मकतब। मकतब का संबंध किससे है आपको बताना है। प्रारंभिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या उच्च शिक्षा से। तो सही उत्तर प्राथमिक शिक्षा से। मकतब अरबी भाषा के कुतुब से बना है, जिसका अर्थ होता है उसने लिखा, इसलिए मकतब वह स्थान था जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे जो किसी न किसी मस्जिद से संबद्ध थे और एक शिक्षकीय होते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा। ऑप्शन है विलियम बेंटिक के द्वारा, देखिए लॉर्ड मैकाले के द्वारा, एडम के द्वारा या वुड के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत जो है
इसकी अवधारणा लॉर्ड मैकाले के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अब देख लीजिए, मैकाले ने अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा कि जन समूह में शिक्षा उच्च वर्ग से छनकर पहुँचे, बूंद बूंद करके लाभदायक शिक्षा नीचे की ओर बहे, जिससे कि कुछ समय में चौड़ी और विशाल धारा में बदलकर सूखे क्षेत्रों का सिंचन करें। अगला प्रश्न है, नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है आपके चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकाले, डॉक्टर जाकिर हुसैन या सर फिलिप हार्टोग। तो सही उत्तर लॉर्ड मैकाले। नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत या अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले थे। अगला प्रश्न है, किस आयोग या समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है? राधा कृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग, कोठारी आयोग या आचार्य राममूर्ति समिति। तो सही उत्तर कोठारी आयोग, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा प्रणाली को नया आकार और दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसने राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा उपशीर्षक से 1966 में अपनी रिपोर्ट दी। और ये आयोग माध्यमिक शिक्षा पर प्रमुख रूप से केंद्रित था और इसने विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और स्त्री शिक्षा आदि के सभी स्तरों पर ध्यान दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उपशीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया था? तो सही उत्तर है, ये था कोठारी आयोग, DS कोठारी की अध्यक्षता में गठित हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित है? तो सही उत्तर कोठारी आयोग स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में 10+2+3 शैक्षिक संरचना की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो सही उत्तर कोठारी आयोग ने। भारत में 10+2+3 यानी हाई स्कूल प्लस 2 वर्ष का इंटर और 3 वर्ष का ग्रेजुएशन, ये शैक्षिक संरचना की स्थापना का सुझाव कोठारी आयोग 1964 से 66 ने दिया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1957, 1857, 1947 या 1964? तो सही उत्तर 1857, ऑप्शन बी। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में हुई। वस्तुतः 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित होने वाले प्रथम 3 विश्वविद्यालयों में से नहीं है? ऑप्शन है कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास। तो सही उत्तर दिल्ली हो जाएगा। 1857 में आधुनिक विश्वविद्यालयों के रूप में कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। और आप जान लीजिए कि इसमें कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया था? आपको बताना है। देखिए, भारतीय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सार्जेंट आयोग? तो सही उत्तर भारतीय शिक्षा आयोग यानी इंडियन एजुकेशन कमीशन। सबसे पहले प्रतिभा पलायन की ओर जो ध्यान है वो भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में सबसे पहले किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सबसे पहले किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? ऑप्शन है हार्टोग समिति, यशपाल समिति, मेहता समिति या जाकिर हुसैन समिति? तो सही उत्तर हार्टोग समिति। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सबसे पहले हार्टोग समिति 1929 ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया और व्यवस्थित अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, अपव्यय एवं अवरोधन का प्रथम व्यवस्थित अध्ययन किस समिति ने किया था? तो सही उत्तर हार्टोग समिति ने।
अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन का अध्ययन किया गया है किस समिति के द्वारा? तो सही उत्तर हारटोग समिति के द्वारा प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन का अध्ययन किया गया है। और ये देखिए, ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, उड का घोषणा पत्र जारी हुआ था कब? तो आप जानते हैं 1854 यानी 1854 में। चार्ल्स वुड डिस्पैच या चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र 1854 में जारी हुआ। 100 अनुच्छेदों वाले इस विस्तृत घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वुड का घोषणा पत्र 1854 में जारी हुआ था। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा या मुख्य सिफारिश क्या थी? तो सही उत्तर है संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना। हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना करना था। अगला प्रश्न है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था किस वर्ष में? आपको बताना है। तो उत्तर है 1937 यानी 1937 में। अक्टूबर 1937 को वर्धा में वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ, जिसमें बेसिक शिक्षा की आधारशिला रखी गई। वर्धा योजना में मूल रूप से गांधी जी के विचार थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस योजना का प्रारूप तैयार किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष में राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी? तो सही उत्तर 1937 में। दोस्तों याद रखिएगा, गांधी जी ने वर्ष 1937 में राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी, जिसे वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में गठित प्रथम समिति कौन सी थी? ऑप्शन है संपूर्णानंद समिति, कोठारी आयोग, हंसा मेहता समिति या ईश्वर भाई पटेल समिति। सही उत्तर हंसा मेहता समिति। 1 नवंबर 1961 को राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद के अध्यक्ष श्रीमती द्राक्षा शरण ने श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया, जिसका उद्देश्य महिला शिक्षा की समस्याओं पर विचार विमर्श करना था। इस समिति को हंसा मेहता समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में जो प्रथम समिति थी 1961 में गठित हंसा मेहता समिति थी। अगला प्रश्न है, गोखले बिल संबंधित है किससे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हैं आपके प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या शिक्षक शिक्षा से। तो सही उत्तर गोखले बिल प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। गोखले बिल अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए कितना? 1:20, 1:30, 1:40 या 1:50। तो सही उत्तर यशपाल समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 से घटाकर 1:30 किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और अध्यापक पात्रता परीक्षाओं के बाल विकास एवं शिक्षण विधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्यायवार हल। इसमें हमने शिक्षा एवं मनोविज्ञान तथा प्राथमिक शिक्षा के पृष्ठभूमि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।